हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के उद्भव के बारे में। तो देखिए जैसे अपन ने ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि जैसे अन्य जो ग्रह हैं जिस प्रकार उनका निर्माण हुआ है, तो चूंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है तो पृथ्वी का जो निर्माण है वो भी उसी तरीके से हुआ है। ग्रहाणुओं के गुरुत्व बल के कारण एकत्रित होने से जो ग्रहाणु जो हैं वो विकसित हुए, उनका आकार बढ़ा और उन्होंने ग्रहों का रूप धारण किया। कंडीशन वैसी रही है कि यहाँ पर भी पृथ्वी पर भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का वायुमंडल पाया जाता था। वायुमंडल बहुत विरल था, लेकिन लगभग 460 करोड़ सालों के दौरान जाकर के और यहाँ पर जीवन का विकास हुआ। वरना तो आप लोग पढ़ते हुए हैं कि जो पृथ्वी है ये भी एक टाइम पर काफ़ी चट्टानी गर्म कुछ ऐसी रही, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ पर जीवन का विकास होने पर इसका काफ़ी हद तक जो है परिवर्तन हुआ है यहाँ पृथ्वी पर। अब उसमें वायुमंडल में परिवर्तन हुआ है तो ही जीवन का विकास हो पाया है। जब जीवन का विकास हुआ तो मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से कई सारी चीज़ों को परिवर्तित भी किया है। वायुमंडल के अब देखिए ये जो पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी में जिस भाग पर हम रहते हैं ये ऊपरी सतह है, तो इसको कहा जाता है परपटी। ठीक है, इसको अपन स्थलमंडल भी कहते हैं। स्थलमंडल जो स्थलीय जो भाग है अपन इसको स्थलमंडल कहते हैं। अब देखिए स्थलमंडल के विकास की बात करते हैं तो स्थलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। जैसे कि अपन ने बात की कि जिस तरह से अन्य जो ग्रह बने हैं उसी प्रकार से पृथ्वी भी बनी है, और जिन पदार्थों से जो है अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है उन्हीं पदार्थों से या उन्हीं पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। अब देखिए जैसा कि अपन बात कर रहे हैं शुरू से, जब ग्रहों का विकास की बात की अपन ने तब भी, और अभी जब पृथ्वी के विकास की बात आई तब भी अपन ने कहा कि ग्रहाणु जो हैं ये गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे से संयोजित होते चले गए और इनका आकार बढ़ा। तो देखिए जब ये जो ग्रहाणु हैं संयोजित होंगे तो उस समय में इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे कि ये देखिए अब ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न होने से जो पदार्थ है अत्यधिक ताप के कारण जो है वो पिघलने लगे। अब पिघलने के दौरान अब जब पिघलेगा तो उससे क्या है, विभेदन की क्रिया भी होगी। विभेदन की क्रिया आप जानते हैं, विभेदन का मतलब है कि हल्के और भारी जो पदार्थ हैं जिनका घनत्व कम ज़्यादा है उनका अलग अलग हो जाना, उनके भार के कारण जो है। अब जैसे जो भारी चीज़ें हैं अपन देखते हैं ना, भारी चीज़ है वो अपन ने पानी में डाली तो वो नीचे बैठ जाती है, और जो हल्की चीज़ें हैं वो पानी में तैर जाती हैं, तो इसे कहते हैं विभेदन। तो जब ऊष्मा उत्पन्न हुई तो जाहिर सी बात है कि पदार्थ पिघलने लगे। पिघलने के कारण जो है द्रव अवस्था के पृथ्वी का जो आंशिक भाग है वो द्रव अवस्था में रह गया। इसका अत्यधिक ताप के कारण आंतरिक भाग जो है वो द्रव अवस्था में रह गया। अब धीरे धीरे इस द्रव अवस्था में अगर आप देखेंगे तो देखिए हल्के और भारी घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो अलग होने लगे। आप यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो हैं, हाँ, ये भारी घनत्व के मिश्रण वाले का अलग होना शुरू हो गया। अब ये जैसे लोहा वगैरह है ये कहाँ चले गए, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में चले गए। और बाहरी सतह जो है वो चूंकि हल्के पदार्थों से बनी थी, और यहाँ का टेम्परेचर देखिए, बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो आंतरिक भाग से तो कम होना ही है, तो बाहरी भाग पर टेम्परेचर कम होने के कारण ये धीरे धीरे ठंडा होकर के जमने लगा। जम करके और इसने स्थल का रूप लिया, भूपर्पटी के रूप में विकसित हुआ। इसके आगे आप देखेंगे तो अब आंतरिक भाग में क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा संयोजन के कारण, उससे विभेदन का विभेदन के दूसरे चरण की अपन बात करने जा रहे हैं। तो जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भी क्या हुआ,
विभेदन की दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसमें पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं, अनेक परतों में जमा हो गया। क्योंकि जैसे कि अपन बात करें कि जैसे पृथ्वी से ही टूट करके अलग माना जाता है, उसका हिस्सा पृथ्वी से अलग हुआ माना जाता है। तो उस समय में जबकि अलग हुआ, उस समय में फिर से पृथ्वी पर दोबारा विभेदन की क्रिया प्रारंभ हुई। विभेदन की क्रिया का अर्थ है कि हल्के और भारी पदार्थों का अलग होना। और धीरे धीरे जब ये पदार्थ हल्के भारी के क्रम में जमते चले गए, बल्कि भारी और हल्के के क्रम में जमते चले गए, तो इससे कई सारी परतों का पृथ्वी के भूगर्भ में निर्माण हुआ। जैसे पृथ्वी की जो बाहरी सतह है जिस पर हम रहते हैं, तो ये तो है भूपर्पटी, इसके नीचे प्रवार भी पाया जाता है। और बिल्कुल आंतरिक भाग में चले जाएं तो क्रोड़ भी पाया जाएगा। क्रोड़ को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। ठीक है। अब इसके अलावा अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा वायुमंडल और जलमंडल। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। और आप लोग चलिए ठीक है, मैं अलग से बात करता हूँ स्टूडेंट से। ओके, थैंक यू।